गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 व्यवसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा था निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। आज हम अपने जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमारे विभागीय उपक्रम और वैधानिक निगम हम पढ़ चुके थे सार्वजनिक उपक्रम के स्वरूपों में। आज हम उसका तीसरा जो स्वरूप होता है जिसको हम बोलते हैं सहकारी कंपनी, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सहकारी कंपनी क्या होती है उसके बारे में बताते हैं हम आपको कि सहकारी कंपनी जो है उसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। सबसे पहले ये सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियों के समान इनका पंजीकरण की प्रक्रिया होती है तथा उसका संचालन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। इसकी स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय संचालन के लिए ही की जाती है और निजी कंपनियों से ये क्या करती है, अपना कंपटीशन करती हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसकी कम से कम 51% अंश पूंजी या तो केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या कुछ केंद्र और कुछ राज्य सरकार के पास हो सकती है तथा वह कंपनी भी उसमें सम्मिलित होती है जो सरकारी कंपनी की क्या होती है, सहायक कंपनी भी होती है। ये जो हमने बात पढ़ी है उससे स्पष्ट है कि जो भी सरकारी कंपनी होती है उसकी चूकता पूंजी पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इस कंपनी के अंशों को भारत सरकार के राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके नामों पर क्रय किया जाता है और सबसे बड़ी सरकार ही इसकी अंशधारक होती है, इसीलिए प्रबंध पर उसी का नियंत्रण पाया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सरकारी कंपनी कहते हैं। आइए इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं हैं जो इसको दूसरे से भिन्न करती है कि यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निजी कंपनियां भी स्थापित होती है, ये भी 1956 एक्ट के तहत ही स्थापित होती है। यह कंपनी जो होती है किसी भी अन्य पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में, जैसे हमारी निजी कंपनियां थी जो हमने पढ़ा था कंपनी स्वरूप, कि वह किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, कोई इसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी भी यही पोजीशन होती है। ये तीसरी विशेषता भी है कि ये भी अनुबंध कर सकती है किसी के साथ, कोई भी संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। अगली विशेषता है गृह, जो है सार्वजनिक कंपनियों के समान इसका प्रबंधन भी भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। ड विशेषता में लिखा हुआ है कि ये कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के उद्देश्य पत्र यानी पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि कंपनी के निर्माण के साथ साथ उसके पार्षद सीमा नियम, जिसको हम उद्देश्य पत्र बोलते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा होता है किस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की गई है तथा उस स्थापना के नियमों के संदर्भ उसके क्या नियम बनाए गए हैं, अंतर नियमों में लिखा हुआ होता है। तो जो कंपनी की कर्मचारियों की नियुक्ति होती है इसके उद्देश्य पत्र और अंतर नियम में दिए गए नियमों के अनुसार ही होती है। कंपनी के उद्देश्य पत्र और अंतर नियम इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, जिसमें इस कंपनी की स्थापना के उद्देश्य और उसके द्वारा संचालित किए जाने के नियम लिखे हुए होते हैं। न तो इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी सरकारी व्यक्ति होते हैं, न ही नागरिक सेवा के व्यक्ति होते हैं। केवल उच्च प्रबंधन जैसे कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही सरकार से या नागरिक सेवाओं से प्रतिनियोजित कर आए व्यक्ति हो सकते हैं। अगली विशेषता है लेखांकन और अंकेक्षण के नियमों से ये कंपनियां मुक्त होती है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वार्षिक जो उसकी रिपोर्ट होती है वह संसद या राज्य विधानमंडल में से प्रस्तुत करनी पड़ती है। अगली विशेषता है सरकारी कंपनी अपने वित्त की व्यवस्था सरकारी अंशधारी या प्राइवेट अंशधारी से कर सकती है और वह पूंजी बाजार से भी अपने वित्त की व्यवस्था कर सकती है। ये थी हमारी सरकारी कंपनी की विशेषताएं। अब चलते हैं हम सरकारी कंपनी की क्या लाभ होते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम की औपचारिकता पूरी करने से होती है। इसके लिए किसी भी अन्य विशेष अधिनियम में संसद में कोई विशेष अधिनियम बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है या प्रस्ताव पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसका सरकार से अपना क्या होता है, पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। अर्थात जैसा कि बताया ये अपने नाम से संपत्तियां खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है, तो पूरी क्या होता है, इसका सरकार से पृथक अस्तित्व होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा है प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में भी इसको पूर्णतः स्वतंत्रता मिली हुई है। सभी
जो भी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वे पूरी व्यावसायिक दूरदर्शिता के अनुसार उठाकर ले सकती है। और चौथा फ़ायदा जो होता है कि उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराकर ये बाज़ार पर हावी हो जाती है और अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार पर भी क्या लगाती है, अंकुश लगाती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, मार्केट पर एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी क्या करती हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन वस्तु सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। तो बाज़ार में उन्हें कंपटीशन देकर अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार होते हैं जो वो लोग कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, उस पर भी क्या लगाती है, अंकुश लगाती है। अब आते हैं इसकी सीमाओं पर। सीमाएं क्या है सरकारी कंपनी में? देखिए, फ़ायदों के साथ नुकसान हमेशा होते हैं। तो पहला नुकसान है कि चूँकि कुछ कंपनियों में ही सरकार अंशधारक है, इसलिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का यहाँ पर कोई भी औचित्य नहीं रहता है। दूसरा, ये संवैधानिक उत्तरदायित्व से बच जाती है, जबकि सरकारी वित्त वाली कंपनियाँ होने के कारण इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे संसद के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। इसके अंदर जो 51% अंशधारक सरकार के होने के कारण इसके प्रबंध और प्रशासन पर सरकार का ही पूरा नियंत्रण रहता है। इस प्रकार अन्य कंपनियों के समान पंजीकृत होने के पश्चात भी ये कंपनी होने के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो ये था हमारा तीसरा स्वरूप। आज हमने जो पढ़ा है सार्वजनिक कंपनियों का, 3 स्वरूप हमने पढ़ा आपके सामने, विभागीय भंडार, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनियां। आज इसके बाद में हम दूसरी चीज़ पढ़ने जाएंगे जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बदलती हुई भूमिका है वो क्या है, इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।